आज हम करेंगे आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इट कैरीज an aspect of personal liberty as we have already studied under article 19 till 22 of the constitution of india. It carries different aspects of personal liberty of a person. So article 21 applies on citizens and non citizens of india. अब ये जो स्कोप है आर्टिकल 21 का, इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे पोजीशन प्रायर और आफ्टर द मेनका गांधी केस दैट इज कॉल्ड टू बी एज मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का केस है ये. तो आर्टिकल 21 पहले हम रीड करते हैं कि आर्टिकल 21 कह क्या रहा है. प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड इट गारंटीज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ and personal liberty. No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law. अब इसका सिंपल मतलब ये है कि कोई भी इंसान की लिबर्टी और लाइफ और जो अब लाइफ की उसको डेथ उसको मारा ना जाए या डेथ एग्जीक्यूट ना की जाए या फिर पर्सनल लिबर्टी किसी भी इंसान की डिप्राइव नहीं की जाएगी. इन जनरल रूल ये है कि डिप्राइव नहीं की जाएगी, लेकिन डिप्राइव कर दी जाएगी. एक्सेप्शन क्या है? इफ़ इट इज़ अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ. अगर कोई लॉ एस्टैब्लिश हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर उसकी लाइफ को या फिर उसकी पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव किया जाए तो वो वैलिड होएगा. तो जनरल रूल है कि उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव नहीं किया जाएगा, लेकिन एक्सेप्शन है. इफ़ दैट लाइफ और पर्सनल लिबर्टी इज डिप्राइव्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ देन दैट एक्शन विल बी अ वैलिड एक्शन. तो इसको हम दो केसेस में पढ़ेंगे. एक है ए गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का केस है, और एक पढ़ेंगे हम मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का केस है, जिसने डिसाइड किया पोजीशन ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इस केस को ध्यान से समझना, इन दोनों केसों को ध्यान, और इसमें आर्टिकल 21 का एसेंस समझने की कोशिश करना. अब ए गोपालन के फैक्ट्स क्या थे पहले. ए गोपालन एक कम्युनिस्ट लीडर वॉज डिटेन्ड अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 के अंडर उसे डिटेन किया गया. तो यहाँ पे जो पिटिशनर था गोपालन, उसकी कंटेंशन क्या थी? उसने पहले तो ये चैलेंज किया, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को चैलेंज किया, इसकी वैलिडिटी को चैलेंज किया. फिर इसने बोला कि ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर उसको डिटेन किया गया है, ये वायलेट कर रहा है आर्टिकल 19 को. जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन उसकी मूवमेंट पे लगाई गई, उसने बोला, ये कंटेंड किया कि वो क्लॉज 5 ऑफ आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा. फिर उसने बोला कि ये जो एक्ट है ये इट इज़ इन कॉन्फ्लिक्ट विद आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि एज इफ इट डिप्राइव्ड पर्सनल लिबर्टी नॉट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ. अब इसने बोला कि ये जो एक्ट किया है इन्होंने अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट उसको डिटेन करने का, ये इसके राइट टू लाइफ को वायलेट कर रहा है, क्योंकि जो उसकी डिटेंशन हुई है वो इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ. अब नेक्स्ट उसने कंटेंड किया दैट वर्ड लॉ यूज्ड इन आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया should not be used in accordance with enactment but satisfy the universal principle of natural justice. इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो एक्ट या इनैक्टमेंट जिसके अंडर एक्शन लिया गया उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को डिटेन करने का ये जो प्रोसीजर है सिर्फ इस एक्ट को ही सेटिस्फाई नहीं करेगा, बल्कि नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को भी सेटिस्फाई करना होगा उस एक्ट के अंडर जो एक्शन उसके अगेंस्ट लिया. सो इफ़ इट डिड नॉट फुलफिल, अब कोई एक्शन विच डिप्राइव हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी
If it does not fulfill the principle of natural justice, then it cannot be considered to be a law. ये भी उसकी एक कंटेंशन थी. अब नेक्स्ट कंटेंशन उसकी क्या थी कि जो वर्ड प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ आर्टिकल 21 में यूज़ हुआ है, दैट इज़ इक्वलेंट टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यूज्ड इन द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन. तो एक बार पॉइंट्स रिवाइज कर लो कि उसकी कंटेंशंस क्या क्या थी. पहले तो उसने एक्ट को वैलिडिटी को चैलेंज किया, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट था उसको चैलेंज किया, कि उसने बोला कि ये 19 को वायलेट कर रहा है उसके राइट टू मूव को, और क्लॉज 5 जिसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा के उसको उसके राइट टू मूव को वायलेट किया है, वो भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा जिस लॉ के अंडर उसे डिटेन किया गया है. फिर उसने बोला कि ये जो एक्ट के अकॉर्डिंग जो एक्शन लिया गया है उसको डिटेन करने का, ये इज़ इन कॉन्फ्लिक्ट विद आर्टिकल 21 एज इट डिप्राइव हिज पर्सनल लिबर्टी विदाउट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ. फिर एक्ट इज़ इन कॉन्फ्लिक्ट विद प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ऑल्सो, कि उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं मिली. So, if deprive life and liberty without given the opportunity to be heard, then it violate Article 21 of the Constitution. क्योंकि जो procedure established by law, it should be a valid law. It should satisfy all the conditions of the natural justice. He contended, the petitioner contended this. अभी ये डिसाइड करना है, ये उसकी कंटेंशंस थी. Proceeding established by law mean same thing as due process of law in American Constitution. अब ये थी सारी उसकी कंटेंशंस. अब कोर्ट ने क्या डिसाइड किया ए के गोपालन के केस में, इन रिगार्ड टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कोर्ट ने उसने कंटेंड किया था कि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है इज इक्वल टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड इज नॉट इक्वल टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. सॉरी, उसने कंडेंड किया था कि ये जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इज़ इक्वल टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ यूज्ड इन आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. लेकिन कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि ये जो कंटेंशन है उसकी कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज़ इक्वल टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, दैट इज़ नॉट द केस. द केस इज़ दैट कोर्ट ने अब हेल्ड किया कि इट इज़ नॉट इक्वलेंट टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज़ नॉट इक्वलेंट टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ. अब कोर्ट ने इसकी रीजनिंग ये दी कि अगर ये इक्वलेंट होता प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, तो जब ड्राफ्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी तब उन्होंने पहले तो ये आइडिया अडॉप्ट किया था, लेकिन बाद में इन्होंने ड्रॉप कर दिया ये आइडिया, और इसको कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम इसको नहीं लिया. तो कोर्ट इन गोपालन केस हेल्ड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज़ वेग टर्म. अब कोर्ट ने ये भी रीजनिंग दी कि ये जो टर्म है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये बहुत वेग है. In regard to procedure established by law, majority held that it means procedure prescribed by the law of the state. अब ये सारा था गोपालन का केस. ए के गोपालन में क्या हुआ, अब ए के गोपालन वाले ही पॉइंट हम मेनका गांधी में भी करेंगे, लेकिन मेनका गांधी में हम डिसीजन देंगे कि मेनका गांधी में फाइनली क्या डिसाइड किया, और मेनका गांधी में जो भी कंटेंशंस या डिसीजन मेजॉरिटी डिसाइड किया गोपालन केस में, उसको ओवररूल किया मेनका गांधी केस में. तो ये पॉइंट अब हम यहाँ करेंगे. अब ये न्यू डायमेंशन थी आर्टिकल 21 की जो अब तक चल रही है. पहले इसके फैक्ट्स क्या थे इस केस के. इस केस के अकॉर्डिंग पटिशनर पासपोर्ट वाज इम्पाउंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट था, ये एग्जेक्टिव एक्शन था अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 3 सब क्लॉज 3 ऑफ द पासपोर्ट एक्ट. Act authorize government to do so if in general public interest.
कंटेंशन ऑफ द वर्ड पर्सनल लिबर्टी अगेन केम फॉर कंसिडरेशन। तो पहले तो इम्पाउंड किया इस सेक्शन के अंडर पटिशनर का पासपोर्ट। ये जो एक्शन लिया गया उसके पासपोर्ट को इम्पाउंड करने का, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया। तो ये एग्जेक्टिव एक्शन का एक और पॉइंट ए के गोपालन ने डिसाइड किया था। उसमें इन्होंने बोला था कि आर्टिकल 21 इज़ अ गारंटी अगेंस्ट द एग्जेक्टिव एक्शन, नॉट अगेंस्ट द लेजिस्लेटिव एक्शन। लेकिन मेनका गांधी में केस में ये डिसाइड हुआ कि आर्टिकल 21 गारंटीज अगेंस्ट द एग्जेक्टिव एज वेल एज लेजिस्लेटिव एक्शन। अब इसका मतलब क्या है कि एग्जीक्यूटिव एक्शन और लेजिस्लेटिव एक्शन का। अब पहले ये समझो कि एग्जीक्यूटिव एक्शन में क्या आता है और लेजिस्लेटिव एक्शन में क्या आता है। एग्जेक्टिव बॉडी में आती है हमारे प्रेसिडेंट, आर्टिकल 52 टू 62 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स 74, आर्टिकल 75 एंड 78 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है जैसे हमारे सिविल सर्वेंट्स, ये सारे आते हैं एग्जेक्टिव एक्शन के अंडर। और लेजिस्लेटिव एक्शन के अंडर क्या आता है, ये जो हमारे बिल वगैरह पास होते हैं आफ्टर द डिस्कशन, आफ्टर द प्रेसिडेंट सेंट, जो भी लॉ बनता है वो सारे लेजिस्लेटिव एक्ट है। तो ए के गोपालन ने क्या कहा था कि जो आर्टिकल 21 है इट इज़ अ गारंटी अगेंस्ट द एग्जेक्टिव एक्शन ओनली। बट मेनका गांधी ने क्या डिसाइड किया, आर्टिकल 21 इज़ अ गारंटी अगेंस्ट द एग्जेक्टिव एज वेल एज लेजिस्लेटिव एक्शन। अब इसका मतलब क्या है कि गारंटी अगेंस्ट एग्जेक्टिव और लेजिस्लेटिव एक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा पर्सनल लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अगर डिप्राइव की जाती है, तो अगर वो किसी एग्जेक्टिव एक्शन के अगेंस्ट एग्जेक्टिव एक्शन के अंडर या लेजिस्लेटिव एक्शन के अंडर की मीन्स किसी एक्ट के अंडर डिप्राइव होती है, तो आर्टिकल 21 उसको गारंटी करेगा। और अगर ये एग्जेक्टिव और लेजिस्लेटिव एक्शन आर नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, देन हमें आर्टिकल 21 का डिफेंस वहाँ पे मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये इसको अलग तरीके से समझने की कोशिश ऐसे करो कि अगर कोई एग्जेक्टिव, सपोज कोई प्रेसिडेंट ने रूल बना दिया जो हमारे लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को वायलेट कर रहा है, अगर वो अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ नहीं है, तो हम यहाँ पे आर्टिकल 21 रेज कर सकते हैं और उस एक्शन को इनवैलिडेट डिक्लेयर करवा सकते हैं। ठीक है। और ऐसे ही है कि अगर लेजिस्लेटिव एक्शन, इसका क्या मतलब है, अगर किसी इनैक्टमेंट या एक्ट के अंडर कोई एक्शन लिया गया है जो इनवैलिडली हमारे लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को वायलेट कर रहा है, तो यहाँ पे भी हम आर्टिकल 21 का डिफेंस लेके उस एक्ट को या फिर उस एक्शन को इनवैलिडेट डिक्लेयर करवा सकते हैं। इसका मतलब इसका जो लाइन है कि आर्टिकल 21 इज़ अ गारंटी अगेंस्ट द एग्जेक्टिव एज वेल एज द लेजिस्लेटिव एक्ट। अब यहाँ पे हम मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को केस को पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट कंटेंशन इस केस में पटिशनर की क्या थी, उन्होंने कहा सेक्शन 10 क्लॉज 3 सब क्लॉज 3 वायलेट आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब आर्टिकल 14 रीजनेबलनेस और इक्वालिटी की बात कर रहा है। ठीक है। एज इट प्रोवाइडेड आर्बिट्रेरी पावर ऑन गवर्नमेंट
as it did not provide for hearing of। अब इन्होंने बोला कि ये जो इम्पाउंड हुआ इनका पासपोर्ट, ये वायलेट कर रहा है आर्टिकल 14 को, रीज़न बिंग कि उसको हियरिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, कि पटिशनर को बिना सुने, उसकी सुनवाई किए बिना उसके पासपोर्ट को इम्पाउंड किया। तो ये इस तरह से ये आर्टिकल 14 को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ना देके आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहा है। तो कोर्ट ने यहाँ पे हेल्ड किया कि प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सम सॉर्ट ऑफ लॉ इज नॉट सफिशेंट, रादर इट मस्ट कंप्लाई विद सम पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे कोर्ट ने क्या डिसाइड क्या किया इस कंटेंशन के ऊपर? कोर्ट ने कहा कि किसी भी एक्ट के या कैसे भी आप लॉ को प्रिस्क्राइब करके विदाउट बीइंग फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस उसको आप वैलिड डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब है कि द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस मस्ट बी फॉलोड, तभी वो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ कहाया जाएगा। तो जस्ट बिकॉज एक प्रिस्क्रिप्शन आपने लॉ की दे दी और उसके अंडर आपने एक्शन ले लिया विदाउट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बीइंग फॉलोड, वो इट इज़ नॉट डिक्लेयर्ड टू बी एज a law a procedure prescribed by the law, a procedure established by the law। अब कोर्ट ने यहाँ कहा कि he held procedure contemplated under article 21 must be fair or reasonable। This principle of reasonableness is essential element of equality। अब reasonableness opportunity of being heard, essential element of equality and non-arbitrariness in article 14। So any procedure under article 21, अब इसका क्या मतलब है? एनी प्रोसीजर, जिस प्रोसीजर के अंडर उसको डिटेन किया गया या कोई एक्शन लिया गया, दैट मस्ट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ रीजनेबलनेस, दैट इज following of the principle of natural justice under article 14 of the constitution। So any procedure which impair individual liberty without giving reasonable opportunity of being heard is violation of natural justice principle and ultimately violate article 21 of the constitution। तो इस पूरे का एसेंस ये निकल के आता है कि किसी भी प्रोसीजर के अंडर, किसी भी लॉ के अंडर अगर आप पर्सनल लिबर्टी और लाइफ को डिप्राइव कर रहे हो, तो दैट शुड बी दैट लॉ शुड बी रीजनेबल and should not violate the essence of article 14 of the constitution of India, because that ultimately violates article 21 of the constitution of India। अब यहाँ पे इन्होंने एक और पॉइंट डिसाइड किया कि चाहे किसी एक्ट में although no words being used under statute, yet justice of common law require it be by implication। अब चाहे किसी स्टैचू में जिसके अंडर एक्शन लेके आप किसी की लाइफ और पर्सनल लिबर्टी डिप्राइव कर रहे हो, चाहे उसमें ये जो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स हैं ये एक्सप्रेसली मेंशन ना भी हो, लेकिन कॉमन लॉ का रूल है कि उस रिक्वायरमेंट को फिर भी बाय इम्प्लीकेशन फॉलो किया जाएगा। सो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ नॉट इनफ, बट इट मस्ट बी फेयर, रीजनेबल एंड नॉन आर्बिट्ररी। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि जिस प्रोसीजर के अंडर वो पर्सनल लिबर्टी और लाइफ को डिप्राइव करने हैं, दैट मस्ट नॉट ओनली बी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ बट ऑल्सो इट मस्ट बी फेयर, रीजनेबल एंड नॉन आर्बिट्ररी। अब सेकंड पॉइंट क्या है? यहाँ पे इन्होंने बोला कि सेक्शन 10 क्लॉज 3 क्लॉज सी violate, it is violative of article 19(1)(a) and clause G, since it permitted imposition of restriction not provided in clause 2 और 6 of 19। अब इन्होंने बोला, पटिशनर ने कंटेंड किया सेकंड पॉइंट
कि ये जो इम्पाउंडिंग एक्शन है उनके पासपोर्ट की, ये उसके आर्टिकल राइट टू मूवमेंट को भी वायलेट कर रहा है। और जिस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बताई गई हैं क्लॉज 2 to 6 ऑफ द 19 आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, दैट इज़ नॉट टू बी फॉलोड इन दैट एक्शन, कि उनको कोई रीजनेबल जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं उनकी कोई जस्टिफिकेशन उन्होंने नहीं दी। अब थर्ड पॉइंट यहाँ पे आता है, इस ए के गोपालन केस में एक पॉइंट ये भी डिसाइड हुआ कि जो आर्टिकल 21 है इट इज़ एक्सक्लूसिव ऑफ 14 एंड आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका मतलब है कि अगर किसी एक्शन से पर्सनल लिबर्टी और लाइफ को डिप्राइव कर रहे हैं तो वो ना तो आर्टिकल 14 को सेटिस्फाई करने की ज़रूरत है, ना ही आर्टिकल 19 को सेटिस्फाई करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे पॉइंट मेन अल्टीमेटली ये बना कि जो आर्टिकल 21 है इट इज़ नॉट टू बी रेड विद आर्टिकल 14 एंड 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और आर्टिकल 21 need not to satisfy any other fundamental right of the constitution of India। लेकिन मेनका गांधी केस में ये डिसाइड हुआ कि आर्टिकल 21 इज़ इंक्लूसिव ऑफ आर्टिकल 14 एंड 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई लॉ पर्सनल लिबर्टी और लाइफ को डिप्राइव करेगा तो वो रीजनेबल, दैट इज़ अ पॉइंट अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और जो राइट टू मूवमेंट उसका वायलेट हुआ है आर्टिकल 19 में, जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन 19 में लगाई गई हैं अंडर क्लॉज 5 उसको सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। आर्टिकल 21 में जिस एक्शन के थ्रू इसके 14 और 19 को वायलेट अगर किया गया है तो वो जो एक्शन आर्टिकल 21 में लिया गया है वो मस्ट सेटिस्फाई आर्टिकल 14 एंड 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो अल्टीमेटली इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 21 इज़ इंक्लूसिव ऑफ आर्टिकल 14 एंड 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब फोर्थ पॉइंट है ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ। मेनका गांधी केस का व्यू है हेल्ड mere prescription of some kind of law is not enough, but it must be fair, reasonable and just, must follow the rule of natural justice। यही पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किया था कि किसी प्रोसीजर, किसी लॉ के अंडर अगर कोई एक्शन लिया जा रहा है और वो हमारे लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव कर रहा है, then it not only must be established by law but also it must be fair, reasonable and just। आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कुछ केसेस जो आर्टिकल 21 को समझने में हेल्प करेंगे।